ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 3। पहली जो टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग की सिंपल अगर मीनिंग समझा जाए तो सिंपल मीनिंग होती है बिखरना। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ये कुछ पार्टिकल्स है ना। अब यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी, अगर इस पर पड़ेगी तो बिखर जाएगी, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पड़ेगी तो हो सकता है इधर आ जाए, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्कैटरिंग की डिफिनीशन देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है, अब वो कैसे चेंज होती है? बाई अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन द। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है फुल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, एयर के गैसेज होते हैं, डस्ट होता है, स्मोक होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, ये सारे होते हैं। कुछ की साइज बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है, ये सब होती है। अब लाइट अगर यहाँ सीधी लाइट आएगा और इन पे पड़ेगा तो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज स्कैटरिंग। सिंपल डिफिनीशन याद करना है तो क्या हो गया? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट is known as scattering, and how scattering happens due to the large number of molecules such as smoke, tiny water droplets, suspended particle, dust, airs। ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे डायरेक्शन जो चेंज होती है लाइट की, दैट इज स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग किन बातों पे, स्कैटरिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट है वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर, मेनली ब्लू कलर। जो बहुत पतले बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। लार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। लॉन्गर वेवलेंथ में सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? रेड होता है ना। उसके बाद क्या होता है? ऑरेंज होता है, देन येलो होता है। तो इस तरह होता है। इनफ लार्ज पार्टिकल्स, और बहुत ज़्यादा पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो विच में अपीयर वाइट। तो लाइट हमारी कैसी दिखेगी? वाइट। जैसे बादल वाइट क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल की साइज होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनकी साइज बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी साइज बहुत ज़्यादा होने से पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग होता है वो ज़ीरो होता है, कुछ स्कैटरिंग नहीं होता। तो वाइट लाइट जैसा होता है वैसा ही हमें दिखता है बादल। ठीक है। नीचे देखा जाए यहाँ पे दिया हुआ है रेलेग स्कैटरिंग। रेलेग जो है कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्कैटरिंग को समझाया था, स्कैटरिंग के ऊपर उन्होंने काम किया था। और अकॉर्डिंग टू रेलेग द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग होती है, मान लो स्कैटरिंग को हम लोग एस बोलते हैं, तो स्कैटरिंग एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा से बोलते हैं, लेमडा का पावर 4। यानी ये हमारा फार्मूला बन गया है ना। फिर से फार्मूला लिखूं। जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली का मतलब अपान में, और वेवलेंथ के फोर्थ पावर के। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई कि वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। या स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो। तो सबसे वेवलेंथ किसकी कम होती है? ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? रेड की होती है, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिना of nature such as blue color of sky,
वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, रेड ह्यूज ऑफ सनराइज और सनसेट के दौरान रेड लाइट जो दिखती है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है स्कैटरिंग में छुपा हुआ है। यानी इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना होगा तो हमें स्कैटरिंग का जो कंसेप्ट है वो समझना होगा। तो स्कैटरिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। स्कैटरिंग क्या होती है? लाइट की डायरेक्शन जब चेंज होती है, क्यों चेंज होती है? वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अदर स्मोक गैसेस, डस्ट वगैरह एटमॉस्फेयर में होते हैं, उनसे चेंज होती है। इब स्कैटरिंग और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है? स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा, या वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। अब एप्लीकेशन क्या है स्कैटरिंग की? उसका पहला एप्लीकेशन क्या है? वाई इज द स्काई ऑफ क्लियर, वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू? यानी जो साफ आसमान जिस दिन होता है उस दिन आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है? तो बहुत इजी है। स्कैटरिंग फिर से लिखते हैं 1/λ/4। अब ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम वायलेट की होती है, वायलेट के बाद ब्लू। खैर समझते हैं। When sunlight enters the atmosphere, the atoms और molecules of gases, तो सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में आती है तो वहाँ बहुत सारे गैसेज के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे हमारी जो लाइट होती है वो क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। ठीक, करेक्ट है बात। लाइट आती है, यहाँ मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं, लाइट टकराने के बाद स्कैटर हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बिखर गई। सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। ठीक, लिस्ट वेवलेंथ लार्ज होती है तो स्कैटरिंग लिस्ट सबसे कम होती है। वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। आगे देखो, तो इस तरह और आइज मोर, तो इस तरह वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद ब्लू की होगी, उसके बाद ग्रीन की होगी, ऐसे होगी। बट आवर आईज मोर सेंसिटिव टू द ब्लू, लेकिन हमारी आंखें जो है ब्लू लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। तो दिखना तो चाहिए, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा वायलेट कलर की हुई तो आसमान हमें दिखना चाहिए वायलेट, लेकिन वायलेट कलर के प्रति हमारी जो आंखें होती है वो सेंसिटिव कम होती है, ब्लू कलर के प्रति ज़्यादा होती है। यानी स्कैटरिंग तो वायलेट की सबसे ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमें आसमान दिखता है ब्लू क्योंकि हमारी आंखें ब्लू कलर के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा होती है। देयरफॉर स्कैटर्ड लाइट इन द स्काई कंटेन ब्लू कलर, इसीलिए स्काई में हमें ब्लू कलर दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा तो फिर से बोल दूं कि वायलेट की होती है, लेकिन ब्लू दिखता है बिकॉज ब्लू कलर इज मोर सेंसिटिव टू आवर आईज। सेकेंड फिनोमिना क्या है? कलर ऑफ द स्काई सनराइज एंड सनसेट, यानी जब सूर्य डूबता है या उगता है तो उसके आसपास का एरिया रेड कलर दिखाई देता है। तो जो लिखा है पहले एक बार समझ लिया जाए, उसके बाद सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है? सन हमसे सबसे ज़्यादा दूर कब होता है? अगर ये हमारा सन है, सॉरी ये अर्थ है और ये हमारा सन है, ये क्या होता है? दोपहर के टाइम है, और ये हमारा जो है मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। तो डिस्टेंस जो है सन की सबसे ज़्यादा कब होती है? मॉर्निंग या इवनिंग में, जब सन होराइजन में होता है ना? ठीक है, तो सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। कब? सनराइज और सनसेट के टाइम सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, तो सनलाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है, और जब सनलाइट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उस रास्ते में ढेर सा एटमॉस्फेयर
में इतनी सारी गैसेज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सब से जो है होकर आना पड़ता है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, अब हमें मालूम है कि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और रेड की सबसे कम होती है। एज अ रिजल्ट मोर रेड लाइट रीचेज आवर आइज देन अदर कलर। तो उस दौरान क्या होता है कि रेड कलर की जो लाइट होती है वो हमारी आँखों के पास ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लू कलर तो रास्ते में ही स्कैटर हो गया, बिखर गया, खो गया। लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और तो रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होगी क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर हमारे पास आ जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज के टाइम सन अपीयर्स रेड। ठीक है। अब सवाल यह है कि नून में क्यों दिखाई नहीं देता? दोपहर के टाइम जो है हमें सन क्यों नहीं दिखाई देता है रेड? क्योंकि दोपहर के टाइम क्या होता है, सन यहाँ होता है हमारे ऊपर, और ये डिस्टेंस बड़ी कम होती है, तो इस डिस्टेंस की वजह से, और इसमें जो है स्कैटरिंग भी बहुत कम हो पाता है क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा नहीं होते, बल्कि यहाँ पे इस रास्ते में पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे जब सन यहाँ होराइजन पे होगा। ये सन है हमारा, ठीक है, ये रीज़न है। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज द पोजीशन ऑफ स्टार एज सीन बाई, यानी स्टार की जो पोजीशन हमें दिखती है, क्या वही पोजीशन स्टार की एक्चुअल पोजीशन है या कोई और है? तो तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग बता सकते हो। एक हिंट टाइप का हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो सन की वो एक्चुअल पोजीशन नहीं हो, स्टार की वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। स्टार की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, ये होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से इस लाइट को सीधे जाना चाहिए, तो ये जो है यहाँ चला आता है, ये तो ये स्टार हमें दिखता है, लेकिन स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है। ठीक है। सेकेंड, वाई डू वी सी अ रेनबो, रेनबो हमें केवल बारिश के बाद ही क्यों दिखती है, तो बता देना। वाई इज द कलर ऑफ स्काई इज क्लियर ब्लू, यानी स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों दिखता है, तो बता देना। व्हाट इज द डिफरेंस इन कलर स्काई ऑब्जर्व ड्यूरिंग, अब सनसेट और सनराइज के टाइम तो स्काई हमें रेड दिखता है, लेकिन नून दोपहर में हमें ब्लू दिखता है, तो इसका रीजन बताना है, बता देना। नेक्स्ट है, वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, फॉगी डे में ड्राइव करना क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि फॉगी डे, जो फॉगी का मतलब कोहरा वाला, कुहासा वाला जो दिन होता है, उसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं हमारे आसपास, गाड़ी के सामने, गाड़ी के चारों ओर, कि जो लाइट होती है, गाड़ी से जो लाइट निकलती है वो सारी लाइट स्कैटर हो जाती है ड्यू टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग। तो लाइट स्कैटर हो गई तो लाइट दूर तक जा नहीं पाती है, इसलिए मुश्किल होता है। मेंशन द फैक्टर ऑन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट किन बातों पे डिपेंड करती है, तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, डस्ट वगैरह है, वाटर ड्रॉपलेट्स, इनके ऊपर। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क, स्काई डार्क क्यों दिखती है, स्पेस में स्काई डार्क क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ कोई स्कैटरिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं है। नो रेनबो कुड बी ऑब्जर्व, अगर हम मून पे जाएं तो वहाँ पे हमें रेनबो नहीं दिखेगा। तो रेनबो के लिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए, वो वहाँ नहीं है। रेनबो के लिए हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, वो मून पे नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ रेनबो हम नहीं देख सकते। कहाँ? मून पे। व्हाट वुड द स्काई लुक इफ द अर्थ हैड, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई, अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ कैसा दिखेगा? तो डार्क दिखेगा, जैसा मून पे दिखता है।